हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज हम पहले प्रश्न की। तो आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? वायु, जल, कांच, निर्वात। तो प्रकाश का वेग जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो बताइएगा आप लोग सही आंसर, और आप भी चेक करते चलिए कि आपको कितना आता है। तो प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो सही आंसर बताइएगा किस माध्यम में सबसे अधिक होने वाला है। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, तो आप सभी आंसर दे रहे हो कि निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। किसमें होता है प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम? तो वो होता है आपका निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न बोला गया, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो बताइएगा किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो किसमें बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बता रहे हो? अवतल दर्पण में। बिल्कुल अवतल दर्पण में आपका बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। किसमें बनेगा आपका? अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बोला गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल दर्पण समतल के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए। ये समतल जो है आपका इधर आना चाहिए था कायदा में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। केवल समतल दर्पण के लिए या इनमें से सभी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है अवतल दर्पण के लिए भी होते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी और समतल दर्पण के लिए भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग सही जवाब दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो आप लोगों के अभी अभी 3 में से 3 बिल्कुल सही हो गए हैं। चलिए इसके बाद, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो आप सभी जानते हो निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो जो दूर का बिंदु कहाँ पर स्थित होता है तो ये आपको बताना है। यानी आपको निकट दृष्टि दोष है तो जो दूर का बिंदु है वो कहाँ स्थित होता है? तो आप सभी जानते हो जो दूर का बिंदु स्थित होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। सही आंसर कर रहे हो आप सभी। ठीक है, इसके बाद पांचवा बोला गया है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, नीला, काला या सफ़ेद। जो चंद्रमा से आप देखोगे ऊपर तो आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, आप सभी कर रहे हो पहले से ही, काला काला काला। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष से देखोगे फिर भी क्या दिखाई देगा आपको? काला दिखाई देगा। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 5 में से 5 सही कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां बोला गया है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दो तंत्रिकाएं होती हैं उनके मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एकसान या आवेग। तो 12वें का आप लोग सही आंसर बताना है। ठीक है, 12वें से पहले आपको कहाँ चलना चाहिए था? 5 से 6 में चलना चाहिए था। ठीक है, तो छठा प्रश्न देख लेंगे। इसके बाद एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +9.1 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, बी -9.1 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, सी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, डी -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस का। तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका? आवेश। आवेश कितना हो जाएगा आपका? 1.6 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 7वां, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये गोस 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁻⁻4 गोस। तो 1 टेस्ला बराबर होता है, सही आंसर बताइएगा 7वें का। तो सही आंसर आप सभी कर रहे हो कि सर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही आंसर है, 1 टेस्ला जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए 8वां प्रश्न बोला गया, भ्रूण का विकास होता है गर्भनाल में, अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में। तो भ्रूण का विकास किस में होता है? इन 4 विकल्पों में। तो आप सभी आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो आंसर? योनि। बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका गर्भाशय। ठीक है, क्या है? गर्भाशय।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये वाला प्रश्न का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल गलत दिया है। इसके बाद नमा, मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जो मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध? आनुवंशिकता के नियम, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो कौन सा सही हो जाएगा नमे का? तो मेंडल ने आपने पढ़े होंगे 3 आनुवंशिकता के नियम दिए। तो मेंडल जो है आपके किसके आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10वां बोला गया, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि। तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? कॉपर टी क्या होता है? एक गर्भ निरोधक जो आपकी सिरिंज की तरह आती है, वही आप लगा देते हो। इससे क्या होता है? गर्भाशय नहीं होता है। तो 10वें का आंसर क्या दे रहे हो? गर्भाशय में स्थापित की जाती है आपकी कॉपर टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना आप। ठीक है, चलिए मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या सभी दैहिक क्रियाएं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा किसका नियंत्रण करता है? तो आप सभी 11वें का बता रहे हो आंसर क्या? ऐच्छिक। बिल्कुल आप गलत आंसर दे रहे हो। तो मेडुला ऑब्लांगेटा आपका नियंत्रण करता है अनैच्छिक क्रिया। किसका? अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 12वें की तरफ आप लोग हम चलेंगे, है कि नहीं? तो 12वां प्रश्न बोला गया, 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान या आवेग। क्या कहते हैं? ठीक है, 12वें का सही आंसर तो बोलते हैं बहुत बच्चे आवेग। आवेग नहीं कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स। तो आपके अभी तक 2 प्रश्न गलत हो चुके हैं। कृपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, अंडाशय में, जीभ में। तो बताइएगा कृपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। 13वें का आंसर दे रहे हो आप लोग यकृत में। किसमें? यकृत में। वायु कोष्ठिका किसमें पाई जाती है? रे वो फेफड़ों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 13वें का सही है। ठीक है, याद रखना, वायु मतलब फेफड़ा जो दबते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। समझ में आ गया? चलिए ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2, 0, 4, 8। बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? कितने का होता है? तो आप आंसर बता रहे हो सर 2। सही है, आंसर आपने आपकी सही दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? क्या होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला? CH3COOH। कितने हैं हाइड्रोजन परमाणु? 3 और प्लस है कितने हो गए? 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कितने हो जाएंगे आपके? 4। इसके बाद अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्रधातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम क्या होते हैं? 16वें का सही आंसर बताना है। क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके यौगिक। क्या होते हैं अमलगम? यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 17 बोला गया मेट में मुख्यतः होता है FeS, Cu2S, फेरस सल्फेट, कापर सल्फर, क्यूपरस सल्फाइड या फेरस सल्फेट या फेरस सल्फेट। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो क्या होता है मेट में मुख्यतः होता है? कापर सल्फेट और फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। ठीक है, समझ पाए आप लोग? इसके बाद 18वां प्रश्न, 1 बिलियन का pH मान 5 है। यह बिलियन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। अगर किसी बिलियन का pH मान कितना हो? 5 हो तो बिलियन कैसा होता है? हमने आपको बताया था अगर किसी बिलियन का pH मान 0 से लेकर कितने तक है? 7 के बीच में है। 0 से 7 के बीच में है तो बिलियन कैसा होगा? अम्लीय। और 7 से ऊपर है 14 तक तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो वह कैसा होगा? उदासीन। तो pH मान कितना है? 5। तो ये बिलियन कैसा हो जाएगा आपका? अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।